बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि जो गैर फितरी इतिहाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कायम किया गया था, ये गैर फितरी इतिहाद में एक बड़ी फूट डल चुकी है। आइंदा चंद दिनों में सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। नवाज शरीफ को इनकार हो गया है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मकफ़ात अमल का जो आगाज़ है वो हो चुका है और एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, उनकी रुखसती के हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालूंगा। इमरान खान साहब को पहली और बड़ी फतह जेल से कैसे उन्होंने सारी बाजी पलट कर रख दी है, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन एक बड़ी खबर से, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आज के व्लॉग का आगाज़ करूंगा और वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी गवाही देने से इनकार कर दिया है और ये इनकार किया है नदीम अफजल चंद की जानिब से। अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ कुछ मज़ीद गवाहों के नाम भी सामने आए थे, जिनमें नदीम अफजल चंद का भी नाम था, लेकिन नदीम अफजल चंद ने एक अपने वीडियो मैसेज में उन्होंने ये कहा है जी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं देंगे। ज़ाहिर सी बात है, कोई गवाही इस वजह से नहीं देंगे कि वो वैसे ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में कुछ है भी नहीं, बनता भी नहीं है, और जिस तरीके से बज़ाहिर मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती इमरान खान के अगेंस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या बयानात हैं या पार्टियों को छुड़वाया जा रहा है वो सबके सामने है। इसी तरह से अब नदीम अफजल चंद जो हैं उन्होंने ये बड़ा इनकार किया है। क्या कहते हैं जी, खबर के मुताबिक एक इज्तिमा से खिताब करते हुए नदीम अफजल चंद ने यह कहा है जी कि किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ वो गवाही नहीं देंगे। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और मैं जिनके मानने वाला हूँ वो किसी कैदी के बारे में बात नहीं करते। उन्होंने कहा जी कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने मुझे बुलाया था, मैंने वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया है और हकीकत बताई है। मैं उस वक्त वज़ीर नहीं था बल्कि बहैसियत मुआवन खसूसी काबीना की मीटिंग में शरीक हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त इमरान खान को कहा था कि ये शहजाद अकबर फ्रॉड आदमी है, ये आपको मरवाएगा। नदीम अफजल चंद 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद अपनी वो सीट नहीं जीत सके थे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से ये भी आगे चलकर अलहदा हो गए थे। तो बहरहाल 190 मिलियन पाउंड में इन्हें गवाह बनाने के हवाले से कहा जा रहा था। तो अब ये है कि नदीम अफजल चंद की जानिब से एक बड़ा इनकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फौजी अदालतों वाला ये बेंच बनाया था, इसमें उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि आखिर इस फौजी अदालतों से रिलेटेड ये जो बेंच बना है इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद क्यों मौजूद नहीं है। क्या वो अवॉइड कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये जो केस है इस केस को वो ना सुने, कोई फ़ैसला वो ना दें ताकि उनके जो मामलात वगैरह हैं वो बिगड़े ना, या वो ख़ुद इस बेंच से किसी और रीज़न की वजह से अलहदा हुए हैं। वसीम मलिक साहब हैं, उन्होंने एक छोटी सी तहरीर लिखी है, आपके सामने में रखता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की फ़ौजी अदालतों के केस से अलहदगी, मुतज़ाद आरा मगर हकीकत क्या। चीफ जस्टिस के 23 जून के मिलिट्री कोर्ट्स केस के बेंच से अलहदगी पर लिखे गए 30 सफ़हात के नोट से जानने की कोशिश करते हैं। फ़ौजी अदालतों में 9 मई के मुल्ज़िमान के ट्रायल को कालअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील 13 दिसंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ जब ये खबर सामने आई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान शदीद तनकीद की जद में है। चीफ जस्टिस के हामी वकला और सहाफ़ियों का कहना है कि क्योंकि चीफ जस्टिस 2015 में 21वीं आइनी तरमीम में फ़ौजी अदालतों के मामले पर राय दे चुके हैं, तो असूली तौर पर उन्होंने ख़ुद को इस बेंच से अलग रखा। दूसरी सोच के वकला और सहाफ़ियों का मानना है कि चीफ जस्टिस फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते या वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो ये फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला देकर ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं। तो ये दो वजूहात इस वक्त दो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बयान की जा रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 23 जून के अपने नोट में लिखा था कि
21 जून 2023 को तकरीबन रात 8 बजे मुझे मेरी रिहाइशगाह पर सप्लीमेंट्री काज लिस्ट मौसूल हुई, जिसमें जाहिर किया गया कि 9 जजिस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और 4 आइनी दरखास्तों मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ ही दरखास्तें थीं कि समाअत के लिए 22 जून 2023 को 11:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी दरखास्तों को पढ़ने के लिए मुनासिब मौका नहीं दिया गया। ये बेंच मेरे और अगले सीनियर फाजल जज जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मुशावरत के बगैर बनाया गया है। अपना आइनी मनसब संभालने से पहले तमाम जजेस आईन पाकिस्तान के तीसरे जदूल में शामिल हल्फ उठाते हैं और हल्फ ये लाजिम करता है कि जजेस आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कानून के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आइन पाकिस्तान के कवानीन में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून भी शामिल है, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया है। जब से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई तब से आज तक मैंने किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, लेकिन ये कि ये कोई ऐसा मुकदमा हो जिसमें बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मेरा कोई फ़ैसला हो या केस का ताल्लुक़ मेरे ख़ानदान या दोस्तों से हो, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं मुकदमे के हर फरीक को एक ही नज़र से देखूं और हर फैसला एक ही पैमाने पर आइन और कानून के मुताबिक करूं। चूँकि मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर हुक्म इम्तना गैर कानूनी है, इसलिए मैं इस हुक्म इम्तना के बाद इस अदालत में किसी केस की समाअत के लिए नहीं बैठा, लिहाजा जब तक हुक्म इम्तना बरकरार रहता है और फैसला नहीं होता, अगर मैंने ये मुकदमा फ़ौजी अदालतों का सुनूंगा तो ख़ुद ही अपने मौक़िफ़ की, जो कि मैं समझता हूँ आइनी और कानूनी है, की खिलाफ वर्जी करूँगा। 23 जून के अपने नोट में चीफ जस्टिस ने फ़ौजी अदालतों के केस को ना सुनने की वजह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट करार दिया था, मगर कहीं ये नहीं लिखा कि चूँकि वो 2015 की 21वीं आइनी तरमीम के केस में फ़ौजी अदालतों पर अपनी राय दे चुके हैं, लिहाजा वह ख़ुद को बेंच से अलहदा कर रहे हैं। हाँ, अपने नोट में ये ज़रूर लिखा कि किसी केस का ताल्लुक़ इनके दोस्तों या ख़ानदान से हो तो वो केस वो नहीं सुनते। अब हकीकत क्या है, फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ये तहरीर की जानिब से लिखी गई है। एक तो ये जी कि जो इस वक्त हल्के ये बयान कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 2015 में ये फ़ैसला एक दिया था, अपना जहन माइंड शो कर दिया था 21वीं आइनी तरमीम में, तो इस वजह से वो ये फ़ौजी अदालतों वाला केस उन्होंने नहीं सुना। लेकिन जब पहले ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पर और वो उन्हें बेंच में शामिल किया गया था, तो उस वक्त उन्होंने जो नोट लिखा था उसमें तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जिक्र किया था और ये कहा था जी कि दोस्तों के हवाले से कोई केस हो तो वो उसको नहीं सुनते, और मेन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रीज़न थी, उसकी वजह से उन्होंने इस मुकदमे से ख़ुद को अलहदा कर लिया। उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा उन्होंने कि 2015 में जो उन्होंने फ़ैसला दिया, अपना माइंड शो कर दिया, तो इस वजह से वो ये केस नहीं सुन रहे। तो इसलिए ये जो मौक़िफ़ है ये कुछ ज़्यादा जानदार नहीं लग रहा। अब दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है कि वो बिगाड़ना नहीं चाहते, या अगर वो इसके फ़ैसले को बरकरार रखते हैं तो उसमें भी दोनों सूरतों में जो है वो सवालात उठेंगे। तो ये वाला जो मौक़िफ़ है आखिर में जो इन्होंने भी कहा कि दोस्तों या ख़ानदान से हो तो वो केस नहीं सुनते, तो इस चीज़ के अंदर ज़्यादा जो वज़न है वो लग रहा है। बहरहाल अपना अपना मौक़िफ़ है। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ये केस नहीं सुन रहे, और साथ ही साथ इस वक्त चूँकि सर्दियों की छुट्टियों का भी आगाज़ होने जा रहा है, तो 18 से लेकर 29 दिसंबर तक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो छुट्टियों पर भी जा रहे हैं, रुखसती पर भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जा रहे हैं। लेकिन एक आगाज़ हो गया है मुकाफ़ात अमल का। आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो तब भी इसी तरह की चीज़ों से जो आगाज़ था वो हुआ, और फिर उसके बाद लड़ाई जो है वो बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँची, और अब यहाँ पर भी मामलात का जो आगाज़ है वो हो चुका है। इसके अलावा बज़ाहिर ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और उन्होंने ही वापस आना है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान ने जेल में बैठे जो तमाम तर मंजरनामा है वो इस वक्त तब्दील करके रख दिया है, और जो एक रावी हुआ करते थे जो कहते थे कि रावी अब भी चैन ही चैन लिख रहा है, उनका चैन इस वक्त खुद लुट चुका है। हसन अयूब है, ये इन ताकतवर हलकों के करीब जो है वो समझा जाता है इनको, और ये हमेशा ये लिखते हैं जी कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है और इमरान खान ने नहीं आना और नवाज़ शरीफ जो है वही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये लिखते हैं। और इससे
आप फ्रस्ट्रेशन का जो आलम है, असल में मैं इस वजह से ये ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको मालूम पड़ सके कि किस कदर यानी कि हर हरबा अपनाने के बावजूद इमरान खान डटा हुआ है, अवामी मकबूलियत उसकी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुका है। लिखते हैं जी कि आजकल सोशल मीडिया पर भौंकने वाले कुत्ते चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर मुसलसल भौंक रहे हैं। क्या करें, बेचारे आदत से मजबूर हैं, साथ इनको और तो कुछ आता भी नहीं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, भौंकने में ये कमाल महारत रखते हैं। तो ये इनकी जो लैंग्वेज है वो इनकी जानिब से इस्तेमाल की गई है, और ऐसी लैंग्वेज तभी इस्तेमाल की जाती है जब आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस कदर बढ़ जाए कि आप अपने मुखालिफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। अब इसी चीज़ को मैं जोड़ूंगा जो बिलावल भुट्टो ने कल एक तकरीर भी की है, और इस तकरीर में बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को जो है वो उन्होंने कहा, और ये वो कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ ताकतवरों को कह रहा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन आगे से इनको जवाब अब ये मिल रहा है कि हम कहाँ से आपको 2/3 अक्सरियत दें। तो अब ये जो मैंने रावी के चैन के हवाले से ट्वीट आपके सामने रखी, और ये जो बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बयान सामने आया, इन दोनों को अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरी साइड पर इस वक्त जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और इमरान खान क्यों ये जो जंग है और कैसे ये जो जंग है वो जीत रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इस चीज़ को एक और मामले के साथ भी मैं जोड़ूंगा। कल समा न्यूज़ पर जो कि अलीम खान का चैलेंज है, जो मरियम नवाज़ ने एक जलसा किया, इस जलसे को फ्लॉप शो जो है वो करार दिया। और ये भी आप याद रखें कि अलीम खान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उनके साथ आजकल सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुलाकातें और ख़बरें इतलात जो है वो सामने आ रही है कि नून लीग उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। लेकिन उसी चैनल के ऊपर इस तरीके से मरियम नवाज़ के हवाले से ये खबर चलना, वैसे तो असल में मामला भी यही था, मरियम नवाज़ की तकरीर शुरू हुई तो लोग जो है वो पंडाल छोड़कर जाने लगे, और वैसे ही वहाँ पर चंद लोग ही थे, थोड़े से ही लोग थे, कोई इतना ज़्यादा वो जलसा भरा हुआ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जो चैनल्स थे वो पॉजिटिवली ही दिखा रहे थे मरियम नवाज़ और नून लीग के हवाले से चीज़ें, और इमरान खान को उन्होंने सिर्फ जो है वो बाइकआउट वगैरह किया हुआ था, या उनका नाम वगैरह नहीं चला रहे थे। तो अब इनके चैनल के ऊपर, अलीम खान के चैनल के ऊपर इस तरीके से ख़बर चलना, तो ये एक और डॉट है जिसको आप इन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ना सिर्फ इस महाज के ऊपर मामलात गड़बड़ हो चुके हैं, बल्कि सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर भी नून लीग इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुकी है। ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कुछ मामलात बन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ काफ लीग के साथ जो इनकी मुलाकात हुई है, अब काफ लीग आप देखें है ही छोटी सी जमात, वहाँ पर भी इनके मामलात तय नहीं हो पा रहे। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट का मामला गंभीर हो गया। तहरीक इंसाफ छोड़कर काफ लीग में वापस जाने वाले हुसैन इलाही को टिकट ना दिए जाने का इम्कान, और तारिक बशीर चीमा के लिए भी सऊद मजीद की वजह से मुश्किलात हैं। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर टिकटों की तकसीम के ऊपर और इनकी जो सीट एडजस्टमेंट के मामलों के ऊपर भी जो फड्डे हैं वो शुरू हो चुके हैं, और ऑलरेडी इनको पार्टी के अंदर से भी कुछ अहम जो लीडरान हैं वो क्रिटिसिज्म का भी इनको शिकार कर रहे हैं, और इनसे ख़ुद को दूर कर रहे हैं। जिस तरह से दानियाल अजीज़ देख लें, शायद खाकान अब्बासी की एक बड़ी जो एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने है। तो ये इतना आसान नहीं है, और अब हर महाज के ऊपर, यानी कि पॉलिटिकल महाज आप देख लें, फिर इसके अलावा ये कानूनी महाज के ऊपर आप देख लें, और फिर इसके अलावा ये जो ताकतवर हैं उस साइड पर आप देख लें, तीनों साइडों के ऊपर इस वक्त जो मामलात हैं वो बिगड़ रहे हैं। इवन के इमरान खान के अगेंस्ट क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान जिस तरीके से डट कर खड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत ने ये जो कन्वेंशन वो कर रहे हैं केपी में, इसके बाद हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, और नेक्स्ट जो वीक है, आइंदा का जो हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुख करेगी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का भी। आज भी कोहाट में इनका वर्कर कन्वेंशन था, इतलात वहाँ से ये सामने आई जी कि इसमें जिस जगह पर उन्होंने करना था वर्कर कन्वेंशन, वहाँ पानी छोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की एक जो बड़ी तादाद थी और एक चार्ज्ड क्राउड था वो वहाँ पर आया, और रास्ते की रुकावटों को तोड़ता हुआ वहाँ पर जो वो चार्ज क्राउड था वो वहाँ पर आया है। तो ये इस वक्त जो मंजरनामा है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, और आइंदा कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद जो तब्दीली है वो भी आएगी। नून लीग और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट के लिए एक कमेटी कायम की कर दी गई है, और इस कमेटी कायम करने का भी मतलब यही है कि जो मुलाकातें हुई हैं उनमें कुछ मामलात
तय नहीं हो पाए तो इसलिए कमेटी कायम कर दीजिए कि चलें आपस में बातचीत करते रहें। तो कमेटी में राना सनाउल्लाह, यास सादिक नून लीग की तरफ से, जबकि और साद रफ़ीक भी नून लीग की तरफ से, जबकि IPP की तरफ से ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल जो हैं वो कमेटी में शामिल होंगे। तो बहरहाल ये तो 40 सीटें मांगती है जहांगीर तरीन की जो जमात है। बहरहाल देखें दूसरी तरफ से तो वो इतनी सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो इसके बावजूद भी इमरान खान का जो उम्मीदवार होगा उसके मुकाबले में ये जीत नहीं पाएंगे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, किस तरह सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।